बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से भत्ताखोरी की आवाज़ें एक मरतबा फिर उठने लगी हैं। क्या मामला है? कराची में बिल्डर्स क्यों ये कहते फिर रहे हैं कि हमसे भत्ता मांगा जा रहा है? क्या पूरे कराची में एक मरतबा फिर भत्ताखोर एक्टिव हो चुके हैं? क्या ये मुख्तलिफ गिरोह हैं? क्या ये एक ही गिरोह है? ये कौन लोग हैं? हुकूमत इसके हवाले से क्या कर रही है? बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चेयरमैन आबाद से। उनसे ज़रूर पूछेंगे एक बात कि अगर शरह सूद कम हो चुकी है तो फिर बिल्डर्स की सरगर्मियाँ या रियल एस्टेट सेक्टर की सरगर्मियाँ अब तक शुरू क्यों नहीं हो सकी। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे बांग्लादेश में आने वाले इनकलाब के हवाले से। और वो इनकलाब ऐसा है कि जिसमें बांग्लादेश में तोड़फोड़ तो खूब हुई, हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन ये स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ कैसे जाएगा? क्या ये इस्तेहकाम सिर्फ जो है वो भारत के खिलाफ मुजाहरों के जरिए आएगा, या आने वाले दिनों के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि बंगाली पाकिस्तान की तरफ माइल होंगे और पाकिस्तान के मजीद करीब आ सकेंगे? क्या माजी में हमारा जो बाजू था वो एक मरतबा फिर हमसे भाइयों की तरह रह सकेगा? तमाम ही चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद सज्जाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, एक हम देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर एक लहर है पूरी, जिसमें जो है वो लोग अपनी जानों की बाजी भी जो है वो हार रहे हैं। हम एक देख रहे हैं कि बड़ा एक गैदरिंग हो रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन का एक माहौल है, भारत मुखालिफ जज्बात, वहाँ का वो मीडिया के जो भारत को सपोर्ट करता था उसके ऊपर हमलों का सिलसिला है। तो ये सारा माहौल मीर साहब कैसे बना? क्या ये एक्सपेक्टेड था? तवील अरसे के बाद अब यही होना था? ये कितना सस्टेनेबल होगा? क्या भारत के खिलाफ वाकई जज्बात हैं, या चंद हज़ार या चंद लाख या चंद जो है वो करोड़ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे करोड़ में से, कि जो ये चाहते हैं, या बांग्लादेश में कोई तब्दीली की लहर है और ये तब्दीली की लहर कोई पाकिस्तान के हक में भी है, या ये सिर्फ भारत मुखालिफ है? देखिए, बांग्लादेश कई मराहिल से गुजरा है, फ्लक्चुएट करता रहा है। ये सब कॉन्टिनेंट का पहला मुल्क था, पहला हिस्सा था जिसने आबादी की बुनियाद पर, मुस्लिम हिंदू की बुनियाद पर बंगाल को तकसीम किया सन 6 में, और 11 तक बंगाल 2 हिस्सों में बटा रहा। ये गोया पाकिस्तान की बुनियाद थी। और फिर ये बात जब तहरीक चली पाकिस्तान की, तो मूवमेंट वहीं से चली, और इतनी तेजी के साथ, शिद्दत के साथ चली कि लगता था कि बंगाल में पाकिस्तान के लिए जो जज्बा पाया जाता है वो पाकिस्तान के इस हिस्से में नहीं पाया जाता रहा। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि जब हमने बंगालियों को, हम तो यही कहते हैं कि हमने बंगालियों को अलग कर दिया, और जब अलग कर दिया तो दुनिया समझती थी कि पाकिस्तान से शदीद नफरत पाई जाती है, जबकि पाकिस्तान में एक ग्रुप मौजूद था वो जो कहता था कि नहीं, बंगाली पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो तो अलग नहीं होना चाहते थे, हमने जबरदस्ती अलग किया। अब यहां तक कहा गया कि शेख मुजीब को जब ये खबर मिली कि बंगाल अलग हो गया है तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो तो कैद में था, और जब उसको पता चला कि तारीख यूं बदल गई है तो वो अंदर जाके फूट फूट के जेल में रोने लगा। ये बयान किया जाता है। और इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ, उसके बाद जब बांग्लादेश बन गया तो सबसे पहले उन्होंने अपने शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया, उसको रास्ते से हटाया, और फिर ऐसी हुकूमत कायम हुई कि जो पाकिस्तान की हामी हुकूमतें रही हैं, एक बार नहीं 3 हुकूमतें रही हैं। और उसके चंद साल बाद ही, 2-4 साल के बाद, ढाका में जब मैच हो रहा था क्रिकेट का, शायद हॉकी का था, तो उस मैच में पाकिस्तान की हमायत में, इंडिया की मुखालफत में, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, नारे लगे, इतने नारे लगे कि पूरे आर्मी मीडिया ने कहा कि यही वही बंगाल है जहां पाकिस्तान ने हथियार डाले थे। और एक तहरीक चलती रही, वहां एक तबका मौजूद रहा जिन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तानी हैं, हम बंगाल की शरीयत कबूल नहीं करेंगे, और आज तक उसकी सजा भुगत रहे हैं। ये एक बंगाल की फिर एक पूरी एक साजिश के तहत बंगालियों के जहन को खराब किया गया, उनमें डाला गया कि आपको मगरबी पाकिस्तान वालों ने इस्तेसाल किया था और आप लोगों ने उससे आज़ादी हासिल की थी। इस जमाने का मैं जिक्र करता हूँ कि बांग्लादेश बनने के बाद वहां लोग जो थे, जब मैच होता था तो पाकिस्तान की हमायत करते थे, और वहां जब होता था, जिक्र आता था पाकिस्तान का, तो वहां के लोग सीनों पे हाथ रख के कहते थे पाकिस्तान हमारी दिल-जान। इंटरनेशनल सर्वे मौजूद है, स्टडी मौजूद है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, हसीना वाजिद को लाके पूरी साजिश के तहत इंडियन हेजमनी कायम की गई, और उनके जोर पर वहां की वो आबादी जिन्होंने मुसलमानों, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ दिया था, उनको फांसियों पर लटकाया गया, सजाएं दी गई, एक जुल्म जबर का एक बाजार गर्म किया गया,
और ये चलता रहा कई साल तक। लेकिन अब उन पर इंडियन हेजमनी वाजे हो गई है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि इंडिया मफाद उठाता है, वो बहुत सी चीजों पर काबूज हो गया है। तरक्की हुई बांग्लादेश में, कोई शक नहीं है, उसमें कुछ हमारी हमाकतें भी हैं जिसपे हमारी तरक्की रुक रही, उनकी तरक्की होती रही और उसका मुकाबला होता रहा। लेकिन फिर वो वक्त आया जब बंगालियों ने देखा कि ये तो इंडियन हेजमनी है। इंडियन हेजमनी का हाल ये था कि वहां एक साबिक वजीर ने पाकिस्तान का दौरा किया और कहा हमारे यहाँ तो आर्मी चीफ भी जो है इंडिया में मुकर्रर करता है। ऐसे वक्त में वो जज्बा जो दबा दिया गया था और बता दिया गया था कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, वो जज्बा फिर जागा है। लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी लड़ाई आजादी की जंग भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ तो हमें उकसाया गया, हमारे साथ तो इस्तेहसाल किया इंडिया ने। और ये मैं कहता हूँ पता नहीं बंगाल के साथ क्या है कि उनकी वेरिएशन होती रहती है, बदलते रहते हैं। पहला मुल्क है जिसने इस्लाम के नाम पर अपना सूबा, अपना हिस्सा अलग किया था। पहला मुल्क है जिसने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी और पहला हिस्सा है, मुल्क तो नहीं मैं कह सकता, पहला हिस्सा है जिन्होंने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की। और अब पहला हिस्सा हुआ कि जब उसको गुलाम कर दिया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान की मोहब्बत उनके दिलों में बाकी रही। और फिर वो वक्त आया कि एक पूरी नस्ल को इंडोक्ट्राइन किया गया, उनके जहनों को मसमूर किया गया, बांग्लादेश का इस्तेहसाल किया गया, हेजमनी कायम की गई, पारदर्शिता कायम की गई। और रिजल्ट ये है कि अब फिर उसके खिलाफ रिएक्शन पैदा हुआ है और रिएक्शन खुल के सामने आ रहा है। मीर साहब, लेकिन सवाल अभी भी ये है कि ये देर पा कितना है, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि एक अवामी लीग जो इतने तवील अरसे तक हुक्मरान रही हो बांग्लादेश के ऊपर, दायरे है कि हुक्मरानी का एक अपना असर होता है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर असर होता है, पूरे हुकूमत के सिस्टम के अंदर असर होता है, अवाम बहुत से लोग होते हैं कि जो नवाजे गए होते हैं, किसी भी हुकूमत का एक तवील अरसे तक असर रहता है। ये आप तो नहीं कह सकते कि एक हुकूमत हसीना वाजिद की हटी है और लोग उससे बहुत तंग थे और अब जो है वो शायद अवामी लीग वहाँ से जो है वो उसकी जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं, वो मौजूद नहीं है। तो अगर बांग्लादेश के इस वक्त हालात को देखा जाए तो आपको कितना देर पा लगता है ये इनकलाब? क्योंकि इनकलाब एक बुलबुले की तरह अगर आया है, इनकलाब के जुज़ियात मुकम्मल नहीं है, एक बुलबुले की तरह एक तहरीक के नतीजे में आया तो ख़त्म भी तो हो सकता है ना सर? बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिस शख्स ने पहली बार इनकलाब लाया था बांग्लादेश में, जियाउर रहमान, वो जियाउर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली मुफ्ती बानी की क़यादत करता रहा है। कराची का जो पढ़ता रहा, कराची से जिसने डीजे कॉलेज से अपनी तालीम हासिल की थी, उन्हीं की बात आप जी हाँ। और वो उसके बाद वो उसी ने हुकूमत कायम की और उसी की हुकूमत के जमाने में पाकिस्तान से दरखास्त की गई कि हमें असला चाहिए, हमारे कीजिएगा। और यहाँ तक जहाँ मेरी इतला है, जियाउल हक ने उनको 18,000 राइफलें जो थी वो खरीदना चाहते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बेची। उस वक्त हमारा असर था उन पर, उस पर वो लोग हमसे मोहब्बत भी करते थे। एक आया, खालिदा जिया आई, उसके बाद अरशाद आए, अरशाद की लेगेसी आई। लेकिन उसके बाद तो जो सियासतदानों की हालत होती है, करप्शन का एक बाजार गर्म हो गया। वही काम हसीना वाजिद ने किया है और आप एतबार नहीं कर सकते अब कि हसीना वाजिद के खिलाफ जो इस वक्त कार्रवाई है, लोग मोहतात हैं। खालिदा जिया जो है बीमार पड़ी हुई है, वो शायद कैंसर में मुब्तला है या खासी बुरी हालत में है उसके। और बाकी जो पार्टियां हैं वो जमात इस्लामी है, ताकत रखती है, लेकिन जमात इस्लामी बहुत मोहताज चल रही है। उनके लोगों को फांसियां भी दी गई और वो नहीं चाहते कि उनका तासुर पैदा हो ऐसा कि वो लोग जो कि जमात के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ है वो खुल कर समझे कि जमात इस्लामी दोबारा आ रही है। तो रिजल्ट है कि आने वाले रिजल्ट पर बहुत ही निसार है कि वहां की सूरत हाल क्या रुख अख्तियार करती है और क्या रास्ता बनता है। यहाँ रही ये बात कि हसीना वाजिद के लोग वहां भी मौजूद होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक 25 साल 30 साल तक इंडोक्ट्राइन किया जाता रहा है पूरी बंगाली आबादी को पाकिस्तान के खिलाफ। वो फीलिंग मौजूद होगी, वो तबका मौजूद होगा, इसलिए जमात भी ऐसा तक चल रही है, एहतियात से चल रही है। खालिदा जिया भी बड़ी मोहतात होकर अपना, खालिदा जिया तो बेचारी कुछ भी नहीं कर रही, उसकी पार्टी बड़ी तरीके के साथ आगे बढ़ रही है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आने वाले इलेक्शनों में बहुत सारे फैसले हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है अवामी लीग का या इंडिया का वहां पलट के वापस आना। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, इंडिया के लिए, जो उन्हें बांग्लादेश में नसीब हुआ है।
अच्छा मीर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस वक्त जो लोग लीड कर रहे हैं वो नौजवान हैं, तो ये सिर्फ इनकलाब या कि तब्दीली या ये जो सारी पूरी तहरीक है ये सिर्फ नौजवानों की तहरीक है, या आप समझते हैं कि इसकी जड़ें अवाम के दीगर तबकात तक भी हैं कि जो उम्र रसीदा हैं या इस नौजवानी के दौर को गुजार के अब कोई थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं? अगर तीन अलग अलग तबके हम कर लें, एक वो तबका कर लें जो 40 से लेकर 50 के दरमियान, और एक वो है कि जो बुजुर्ग हैं फिर 55 से 60 के दरमियान, और एक फिर नौजवान है जिसको नेपाल में तो जेनजी का नाम दिया गया है, दुनिया भर में अब जेनजी के मुख्तलिफ जो है वो हम रुझानात देख रहे हैं। तो अगर इसका पूरा एक एनालाइज करें तो आपको क्या नजर आता है कि इसकी कोई दीगर तबकात में भी जड़ें हैं, ये सिर्फ एक तबके का इनकलाब है, या एक तबके की तब्दीली की ख्वाहिश है, या एक तबके का भारत के खिलाफ ऐलान जंग है, और ये कितना देर पा है? क्या भारत की किसी तब्दील होने वाली पॉलिसी से ये जो है वो भारत के हक में भी गेम जा सकती है? नहीं, देखें, असल होता यह है कि जब कोई किसी जगह तब्दीली आती है तो आम आदमी के स्तर पर तो छोटे नौजवान तो उसको लीड करते हैं, दुनिया भर में नौजवान लीड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो पढ़े लिखा समझदार सीजन आदमी होता है, उम्र के लिहाज से जिनको आप कैटेगराइज कर रहे हैं, वो सोचने बैठ जाता है और उसकी फिक्र ज्यादा मैच्योर होकर सामने आती है। नौजवान इस बात में आते हैं, वो ज्यादा सोच के समझ आती है। इस बार बांग्लादेश में एक काम हुआ है जो कमाल का काम हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता दुनिया में कहीं हुआ है कि नौजवानों ने अपनी क़यादत एक ऐसे शख्स पर सुपुर्द की है जो अपने फील्ड का मास्टर है और जिसकी दुनिया भर में एहतराम है और जिसकी शराफत और जिसकी क़यादत को सब तस्लीम करते हैं। डॉक्टर यूनुस जो है, ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, नोबेल लॉरियट ही नहीं है, बल्कि इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में उसका एहतराम भी मौजूद है। तो सिर्फ यही नहीं कि जज्बात वहां सामने आए हैं, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी फिक्र है जिसको क़यादत सौंपी गई है। नौजवानों ने यह कमाल किया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बनेंगे इसके वजीर आजम, हम बनेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव, हम चलाएंगे मुल्क को। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में एक आदमी मौजूद है जिसका नाम यूनुस है, उसको हम सौंपते हैं और वो इलेक्शन करा ले। तो ये स्टेप तो एक तरह का पॉजिटिव हुआ है। आने में क्या होता है, मैंने अर्ज किया कि बहुत सारे निसार इलेक्शन पर है और इलेक्शन के दिनों में बहुत सी चीजों का फैसला हो जाए। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा कि मोदी की एक हिंदुत्व की एक पॉलिसी है, एक सोच है, एक ख्वाहिश है, क्या ये उस पॉलिसी के खिलाफ भी एक रिबटल है, एक जो है वो उसके खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान है? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान पे हमलावर मोदी साहब होना चाहते हैं, वैसे ही बांग्लादेश को भी तो वो अपना पार्ट या अपनी प्रॉक्सी बना के रखना चाहते हैं। तो क्या ये हिंदुत्व की पॉलिसी की एक नाकामी है? मोदी को बैकफुट पे कम से कम अब उस रीजन में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से तो बड़ा सख्त जवाब उसको मिल चुका है, मिसाइल की सूरत में और जहाज गिरने और राफेल गिरने की सूरत में। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि दो जानिब से जहां उसने स्प्रेड करना था, वो उसको स्प्रेड करने की जो कुव्वत है या सलाहियत है, उसको जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है वो महदूद किया गया है, वापसी अमल का रद्द-ए-अमल हो गया है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी बहुत हर जगह पिट रहा है, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, हर जगह पिट रहा है। और वो उसकी जो पॉलिसी हिंदुत्व की, वो दुनिया पे एक्सपोज हो गई है। हिंदुत्व ना कहें आप, टेररिज्म कह रहे हैं, आप इस्लामोफोबिया भी ना कहें, टेररिज्म कह रहे हैं। टेररिज्म उसने कनाडा में किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, दुनिया, अमेरिका ने शिकायत की, दुनिया का हर मुल्क अब कह रहा है कि भारत की पॉलिसियां जो हैं वो तशद्दुद की पॉलिसियां, मुतासबाना पॉलिसी हैं। यूएनओ की रिपोर्ट आई है ना, वो तो देखिए आपने, जिसमें साफ खुल के कहा गया कि उसमें कितना तासुब उनमें पाया जाता है। इसमें यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान का जो जंग हुई है उसमें पाकिस्तान का कसूर कुछ नहीं है। वो उसने बना लिया एक अपना नैरेटिव कि साहब वो पहलगाम का वाक़या बनाकर कि पाकिस्तान ने हमला किया था और कोई सबूत नहीं दे सका। उसके बाद उसको शिकस्त हुई बुरी तरह, उसके त्यारे मार गिराए गए, उसका सारा सिस्टम अफ्रूज करके रख दिया पाकिस्तान ने। वो बोला नहीं, उनको तोक्को नहीं थी कि ये भी हो सकता है। वो तो कुछ जंग, बड़ी फौज की जंग समझते थे, टैंकों की लड़ाइयां समझते थे, या फजाई जंग में भी उनका एक महदूद कॉन्सेप्ट था। यहाँ तो नक्शा बदल कर रख दिया गया, साइबर वारफेयर और पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तान ने तो यानी कि अनथिंकेबल करके दिखा दिया। तो इससे पाकिस्तान की इज्जत नहीं पड़ी, बल्कि मोदीइज्म को जो नाकामी हुई है, शिकस्त हुई है और जो बैकफुट पे गया है, उसमें कोई शक नहीं है। खुद इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं जिससे ये लगता है कि मोदी बैकफुट पे जा रहे हैं, लेकिन वो एक मुतअस्सिब कौम है। अगर वो मुतअस्सिब कौम ना होती तो
हम उनसे अलग ना होते। सर एक आखिरी चीज पे जरा क्विकली रोशनी डाल दीजिएगा, क्या इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम और पूरे इस्तेहकाम की फिजा पैदा कर पाएगा? तो है जी, तो है, लेकिन वो इसको बहुत ही सूता, मैंने कहा सारा फैसले इलेक्शन पे ही होंगे। और ये इलेक्शन उन्होंने कुछ असूबी से इससे गुजार लिए और बंगालियों ने सही फैसला कर दिया तो बंगाल एक लंबे असर के लिए संभल जाएगा। वरना देखिए, हम कहा करते थे बंगाली मॉडल कि कुछ के लिए पाकिस्तान में भी जनाब एक एग्जेक्टिव की हुकूमत कायम कर दी जाए और इलेक्शन करा दिया जाए तो उसके बड़े अच्छे नताज निकलेंगे। देख लिया नताज क्या निकले हैं बांग्लादेश में। हम इसको बंगाली मॉडल कहते थे, बांग्लादेशी मॉडल कहते थे, क्या रिजल्ट निकले मुझे कहा नहीं जा सकता, लेकिन दुआ वो है कि अल्लाह बंगाल को भी प्रॉस्पर करे और हमारे लिए भी वहाँ के हालात, वहाँ की तारीख बेहतर हो, बेहतर सूरत पैदा हो। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन की ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हसन बख्शी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन आबाद है, और बात हो रही है भत्ताखोरी की। कराची में बड़े अरसे के बाद आवाज़ आई है कहीं से कि कोई भत्ता मांग रहा है, एक ऐसे वक्त में कि जब कराची में तामीरात ही बंद हों या उसकी रफ्तार उतनी ना हो कि जिस तरीके से कराची में तामीरात माजी में होती रही हैं। कंस्ट्रक्शन कराची की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है, प्लॉट की कीमत भी पूरे पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा कराची में ही होती है। यहाँ तक कि FBR वैल्यू की अगर बात करें तो शायद कराची में ही सबसे ज़्यादा FBR की वैल्यू किसी प्लॉट की होती है और बाकी पाकिस्तान में मामला उससे पीछे होते हैं। बख्शी साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर तामीरात तो हो नहीं रही, कंस्ट्रक्शन उस तरीके से तो नहीं हो रही जो पहले हमें नज़र आती थी कि हर तरफ बाहर होती थी, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आबाद जो है वो सरगर्म नज़र आता था। जब तामीरात हो नहीं रही तो फिर भत्ता आपसे मांग कौन रहा है और किस बुनियाद पे भत्ता मांग रहा है? क्या इस बुनियाद पे मांग रहा है कि अगर इस प्लॉट पे तामीर करोगे तो मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, या जनरल एक जिस तरह से माजी में भत्ताखोरी होती थी, ओल्ड सिटी एरिया के लोगों को भत्ता देना पड़ता था, इस तरीके से और बहुत सारे मामला होते थे, तो ये माजी से कैसे मुख्तलिफ है एक ऐसे वक्त में कि जब शायद इतना ज़्यादा बूम भी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये बात आप तायद करना चाहूँगा जो आपने बात की कि इस वक्त इंडस्ट्री बहुत स्लो डाउन है इंडस्ट्री, और जो पहले एक्टिविटी होती थी उसकी शायद इस वक्त 15 से 20% एक्टिविटी हो रही है कराची में, उससे ज़्यादा या मैक्सिमम 25% होगी, उससे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही। एक ज़माने में सालाना 500 प्रोजेक्ट पब्लिक सेल यूनिट के पास करती थी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और यानी महाना 40, अब ये कम हो गया, रेशो 5 से 10 पे आ गया है। ये भी बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके बाद जो आपने कहा कि अगर कोई आदमी हिम्मत करके नक्शा पास करा के अपना प्लॉट कब्जे से बचा के शुरू करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, सलाहियत रखता है और इन हालात में माल बेचने की हिम्मत रखता है, तो उसको आ जाती है एक भत्ते की पर्ची। भत्ते की पर्ची आती है, फिर फोन कॉल आता है, और फोन कॉल के बाद फिर व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, और मैसेजेस आने के बाद एक स्ट्रेट फायरिंग का सिलसिला शुरू होता है, और उसमें लोग जख्मी भी होते हैं और वह शहादत भी होती है। ये सब प्लॉटों पे नहीं हो रहा है, ये ज्यादातर ओल्ड एरियाज में हो रहा है, और ये जो करने वाले हैं ये पाकिस्तान से बाहर का नंबर इन पर्चियों पर लिखते हैं, और चाहे वो नंबर ईरान का हो, चाहे वो नंबर फिलीपीन का हो, चाहे वो नंबर दुबई का हो, चाहे वो नंबर नाइजीरिया का हो। और आप अच्छा, कितनी डिमांड होती है बख्शी साहब, कितना भत्ता चाहिए होता है? क्या देखे ना, कराची की एक पूरी तारीख है, मैं उसमें माजी में बहुत ज्यादा कोई आपको नहीं लेके जाऊंगा, जाहिर है कि आप एक कारोबारी शख्सियत है, मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस तरह फ्रंट पर आ जाए कि एक एक फर्द का नाम लिया जाए, लेकिन माजी में सर जो भत्ताखोरी होती थी उसमें 80-90% लोग जो है वो खामोशी के साथ भत्ता अदा कर देते थे। 10-20% ऐसे थे कि जो भत्ता अदा नहीं करते थे। ओल्ड सिटी एरिया में भी मुख्तलिफ लोग थे जो भत्ता मांगते थे। भत्ता कराची वालों के लिए शायद इतना बड़ा मसला कभी था नहीं। अब भत्ता ना लिया जा रहा, मतलब 2016 के बाद से हालात चेंज हो गए हैं, भत्ता देने की आदत नहीं रही आप लोगों को, या भत्ते की बहुत ज्यादा मालियत हो गई है कि जो एक आवाज आ गई है? देखिए, मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें हैं। एक तो यकीनन लोग भत्ता फिर भी दे रहे होंगे किसी न किसी शक्ल में। हमें रिपोर्ट नहीं हो रहा था। हमें रिपोर्ट जब होने लगा, जब इसकी कीमतें 5-5 करोड़ रुपए मांगना शुरू कर दिया, हमें रिपोर्ट जब हुआ जब फायरिंग शुरू हुई, हमें रिपोर्ट हुआ जब लोग इसमें जख्मी होना शुरू हुए, और जब लोगों की, हमारे आदमी की शहादत भी हुई,
उस वक्त हमने कॉग्निजेंस लिया और फिर हमने अपनी आवाज उठाई, और खुल के इसलिए आवाज उठाई क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि ये कराची पाकिस्तान का माशी हब है। अगर इसको डीसेटल किया जाएगा या इसको परेशान किया जाएगा या इसको इन चीजों में उलझाया जाएगा तो यकीनन पूरा पाकिस्तान एडवर्सली अफेक्ट होगा। तो इसलिए हमने ये अपना फर्ज समझा कि हम इसकी आवाज उठाएं ताकि लोग इत्मीनान से अपना काम अपने शहर, अपने सूबे, अपने मुल्क में करें, इन्वेस्टमेंट करें। अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने कारोबार को ये सोच नहीं दिमाग में लाएं कि अपने कारोबार को आहिस्ते आहिस्ते कम करते रहें और अपनी इन्वेस्टमेंट कराची से बाहर ले जाएं। अच्छा बख्शी साहब, ये फरमाइएगा कि जो भत्ता है वो मखसूस किस्म के प्लॉट्स के ऊपर है, वो मांगा जा रहा है, या अक्रॉस द बोर्ड ओल्ड सिटी एरिया की बात करें या डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात अगर हम कर लें, ओल्ड सिटी को भी छोड़ें, आप डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात हम कर लें, तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट साउथ के स्पेसिफिक एरियाज के अंदर है, किसी मखसूस कैटेगरी के प्लॉट के ऊपर है, किसी मखसूस टाइप के प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, या अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे लोगों को इसका शिकार होना पड़ा है? देखिए, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो कंप्लेन मेरे पास है, मैं उसको शेयर करूंगा। ये उनसे मांगा जा रहा है जो पब्लिक सेल प्रोजेक्ट, इसको आसान लफ्जों में कहें मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं। ये किसी खास एरिया तक महदूद नहीं है, इसमें गार्डन ईस्ट भी है, गार्डन वेस्ट भी है, मलिर का इलाका भी है, और शख्सियात को क्लिफ्टन के इलाके में जो काम कर रहे हैं उनको भी वहां पर से फोन और व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। अच्छा, कैसे आप लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? किससे मुलाकात आपकी हुई है? सीएम साहब का क्या जवाब था, यानी कि हुकूमत सिंध का क्या जवाब था? मजीद आप लोगों ने कौन कौन से दरवाजे खटखटाए हैं? क्या इसके ऊपर स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आगे चले? क्योंकि अगर आप इसको अभी नहीं रोकेंगे तो ये फिर शायद आप गुलशन इकबाल और नर्सरी में भी महफूज नहीं होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान का बाखबर आदमी ऐसा नहीं होगा जिसको इसकी इत्तला नहीं मिली। हमें दूसरे दिन ही सीएम साहब ने बुलाया और उन्होंने अपने साथ में उनके लोकल जो सिंध के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है उनको बिठाया, चीफ सेक्रेटरी साहब को बिठाया, और आईजी और एडिशनल आईजी और मुर्तजा वहाब को भी बिठा के 2-2.5 घंटे की उन्होंने इत्मीनान से हमारी बातें सुनी। उन्होंने तमाम वो शवाहिद देखे हम जो ले गए थे, जिसमें वो कंप्लेनर का नाम, जिन्होंने हमको कंप्लेन की, उनके नंबर, जिस नंबर से कॉल आ रहे थे, व्हाट्सएप, उसकी प्रिंट कॉपीज, और उन्होंने ये हमें यकीन दहानी कराई, क्योंकि हमारा एक बड़ा मुतालबा ये था कि इन लोगों के खिलाफ क्यों रेड वारंट नहीं हो रहा, इशू हो रहा। ये 5-6 लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में रहने वालों को, कारोबार करने वालों को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जबकि आज पाकिस्तान के एक मिसाली ताल्लुकात हैं मिडल ईस्ट से और इवन ईरान से। सो क्यों सिंध गवर्नमेंट अपना गुड ऑफिस यूज नहीं कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर रही है कि वो इनके रेड वारंट इशू करके उनको यहाँ पर लेके आए? तो उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, मैं इनसे बात करूंगा, हमारे मोहसिन नकवी से बात करूंगा, एंड मैं ये इंश्योर करवाता हूं आपको कि मैं इसकी इनिशिएट करूंगा रेड वारंट की जो भी प्रोसेस है, ताकि इन लोगों को यहाँ लाया जाए और कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि एक तो इनके इंटरनेशनल लिंक्स हैं और एक जो लोकल यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई से मुराद, हम इसमें किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेंगे, ना कोई इसमें हम वो करेंगे। जो इस काम में मुलव्वस होगा, हम इंश्योर करेंगे कि उसके खिलाफ जो भी लीगल लॉफुल एक्शन हो वो हो। और जो दूसरा उन्होंने तीसरा अच्छा काम किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें मैं, वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी हैं, और अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम देयर एंड देन उनको पास ऑन करते हैं। अच्छा बख्शी साहब, आपकी मुझे गुफ्तगू से लगा कि जो भत्ता हो रहे हैं वो किसी न किसी के लिए नोन है, आपको पता है कि कौन से 5-6 लोग हैं जिस तरह से आपने तज़किरा किया। तो क्या मैं इस पर कोई आपसे डिटेल नहीं मांगूंगा कि कौन है, क्या है, वो आपकी मर्जी, आप देना चाहें ना देना चाहें, लेकिन क्या ये नोन है भत्ताखोर, कोई मखसूस लोग हैं कि जो ये काम कर रहे हैं? या जिस तरह से पहले कराची के अंदर ना बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए थे,
हर तरह के आउटलेट थे कराची में, मजहबी भी थे, लसानी भी थे, फिरका वाराना भी थे, उसमें जो है वो ज़बान और नस्ल की बुनियाद के ऊपर हर तरह से, मतलब नीले पीले काले लाल गुलाबी हर तरह के भत्ताखोर कराची के अंदर मिलते रहे हैं 2016 से पहले पूरा 20 25 30 साल 40 साल अगर आप चले जाएं। सब नहीं जो है ना वैदिक गंगा के अंदर हाथ धोए। तो क्या अभी उसी तरह का मामला है या ये मुख्तलिफ कुछ मखसूस लोग हैं जो मखसूस चीज़ों के ऊपर भत्ता मांग रहे हैं? क्या इसमें है, क्या डिटेल क्या है सर, अगर कुछ दे सके आप पब्लिक? जी जी, देखें ये 5-6 लोग हैं। अच्छा। जो जिनका ताल्लुक गैंग वॉर से था, और जब कराची में ऑपरेशन हुआ ये लोग कराची छोड़ के मुख्तलिफ मुल्कों में भाग गए, इनको मौका मिला ये निकल गए। ये वही 5-6 लोग हैं और ये सिलसिला चला रहे हैं। उसमें एक कोई समत काठियावाड़ी है, कोई लाखो है, उसके अहमद अली मक्सी है, जमील झिंगा है, कोई अजीज नाम का आदमी है। हमारे पास जो कॉल्स आ रही हैं, और कोई बहादुर PMT है, हमारे पास जो कॉल्स और पर्ची आ रही है मेरे मेंबरान के पास, वो इन्हीं 5-6 लोगों के नाम से आ रही है। और इसके अलावा अगर कोई कर रहा होगा तो मेरे इल्म में नहीं है। हाउएवर मैं आपको इतना भी बताऊं कि देखें ये सिर्फ बिल्डर्स को कॉल नहीं आ रही है, ये जो ओल्ड एरिया के पुराने एरिया के दुकानदार हैं वो भी इस मुश्किल का शिकार हैं। चूंकि उनकी रकम 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपए है, तो वो उसको किसी तरह देते हैं और अपनी जान छुड़ाते हैं, ताकि उनका तो वहां पर एक मुसलसल ठिया है। बिल्डर तो एक बिल्डिंग स्टार्ट करता है, 2-3-4 साल में बनाता है, हैंड ओवर करता है और चले जाता है, तो वो खुल के सामने नहीं आते, पर बेचारे वो लोग भी बहुत परेशान हैं। हम उनसे तो अकाउंट नंबर, मुझे जावेद बिलवानी साहब ने ये कहा कि हमें उनको अकाउंट नंबर दिए जाते हैं इन दुकानदारों को जिसमें जायज कैश या पैसे डिपॉजिट किए जाएं। चूंकि हमारी रकम बड़े पैसों में हमारे एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे गए, तो वो अमूमन वो ट्रांजैक्शंस आइदर कैश में होती हैं या अब वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन में करें, और उसकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट भी बनाने के लिए तैयार है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी इकोनॉमी चल रही है। इसका मतलब ये है कि एक जो है वो सिस्टम के अंदर सिस्टम चल रहा है। सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो बख्शी साहब आप लोग पहले सिस्टम की भत्ताखोरी से भी तंग थे। अगर मैं आपकी 2, 3, 4, 5 महीने पहले की गुफ्तगू कहीं पे रिकॉर्ड पर निकल है किसी जगह, या वैसे मेरा ख्याल है कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो कराची में खासतौर पर बिल्डर सिस्टम से बड़ा तंग था। तो क्या सिस्टम अभी भी आपको हॉन्ट कर रहा है? देखिए सिस्टम क्या चीज है, सिस्टम ये हम 2-3 चीजों से 4 चीजों से तंग है। मैं थोड़ा सा, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं बता। जी 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 सर। देखिए पहले तो हम प्लॉट लेते हैं ना, तो वो प्लॉट पे कब्जा हो जाता है और वो कब्जा इदारे के लोग मिलके करवाते हैं। ठीक है, अगर आपका प्लॉट कब्जे से बच जाता है तो उसके अमूमन, मैं नॉट इन 100 केसेस, इन सर्टेन केसेस उसके कागजात खराब कर दिए जाते हैं, ओनरशिप डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। आप अगर उससे लड़ते रहे तो 40 साल कोर्टों में फैसले नहीं होते, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। वहां से आदमी बचता है तो जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल है, जिसमें KD है, जिसमें MDA है, LDA है। वहां पर यहाँ पर आता है एक सिस्टम नाम की चीज, और ये जो मैंने पहले भी कहा कब्जे में, और इसमें ये एक्चुअल सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि मेरिट पे काम नहीं करने दिया जाए। अगर आप उनकी फरमाइशें ख्वाहिशें पूरी करेंगे तो वो काम होगा, वरना वो काम 5 साल भी नहीं होगा। आप अगर उनकी ख्वाहिशें फरमाइशें रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो मुमकिन है वो काम आपका 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में हो जाए, वरना आप 5-10 साल निकल जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। तो उसके बाद जैसे मैंने आपका कहा एक्सटॉर्शन की पर्चियां, ये इससे कोई जो बच जाता है तो फिर अनफॉर्चुनेटली कराची में FBI छापे मारने लगा है और सारा रिकॉर्ड उठा के ले जाता है। महीना 2-2 महीना रिकॉर्ड नहीं देता और कहता है कि इतने पैसे भर दो
तो आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा, चाहे वो ऑफिशियल भरवाए या कुछ अंडर हैंड डीलिंग करे। कहने का मकसद है इतनी तकलीफें हो गई हैं, इतनी मुश्किलात हो गई हैं, इसीलिए जो कराची का कंट्रीब्यूशन नेशनल एक्सचेकर में था 65% वो रिड्यूस होके 52-53% पे आ गया है। इसलिए हमारे मुल्क का जो पॉवर्टी लेवल 38% था वो बढ़ के 45% हो गया है। इसीलिए हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ रहा है। कराची, हम सबको समझना चाहिए, कराची इज द इंजन ऑफ ग्रोथ, कराची इज द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। इसमें कुछ पाकिस्तान के दुश्मन लोग इंश्योर कर रहे हैं, दुश्मन मुमालिक इंश्योर कर रहे हैं, दुश्मन कुव्वत इंश्योर कर रही है कि गाड़ी के इंजन को अगर खराब कर दो तो गाड़ी खुद ब खुद रुक जाती है। तो कराची को इतना डिस्टर्ब कर दो कि कराची में वो हर शख्स जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी रखता है या तजुर्बा रखता है 500 से लेके 50,000 और 1.5 लाख लोग एम्प्लॉय करे, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि उनको आगे मजीद काम को बढ़ाना है, फैलाना है या इसको समेटना है। अच्छा, ये एक लम्हे बख्शी साहब ये फरमाइएगा सर कि शरह सूद एक बड़ा आप लोगों का एक एतराज था कि जी हाई शरह सूद है, लोगों ने पैसे बैंकों में रख लिए हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हर बंदा कहता है कि चलो इस तरह पैसे कमा लें। अब शरह सूद डिक्लाइन की तरफ है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि मजीद अगर ये कुछ सिंगल डिजिट में भी आ जाए और बड़ा मुनासिब सा एक हो जाए तो कोई आपकी हलचल होगी या बाद क्या प्लेटफॉर्म से हम देख सकेंगे कि बहुत सारे बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकें? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में एक स्मूथ जो है वो बिल्कुल एक लाइन अब एक हो गई है कि कोई काम नहीं हो रहा। पंजाब में तो चले लोग कहते हैं कि जी लाहौर में रावी में पानी आ गया तो इस वजह से सारे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट खत्म हो गए। कराची में तो ऐसा है ही नहीं, कराची में तो पानी ना आने की वजह से शायद प्रोजेक्ट कोई रुकता हो। अभी सर क्या सूरत हाल है? कोई आपको आने वाले दिनों के अंदर लगता है कोई एक्टिविटी बढ़ेगी? जिस तरह से गवर्नमेंट ने एफबीआर ने स्पेशली बिजनेसमैन पे टैक्सेस लगा दिए हैं, यानी अगर आपकी इनकम है तो आप पे 50 से 60% टैक्स है। यानी अगर आप 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो 5 से 6 करोड़ रुपए टैक्स में भर दें। दुनिया में सबसे हाई रेट ऑफ टैक्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है। वहां पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, स्कूलिंग फ्री है, आपको अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। यहाँ पर आप हर चीज खरीद रहे हैं, मेडिकल आप खुद खरीद रहे हैं, प्राइवेट स्कूलिंग खरीद रहे हैं, बिजली खरीद रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी खरीद रहे हैं और इन महकमों को मुंह दे रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं आएगी, तो कंप्लायंट सेक्टर क्यों कारोबार करेगा? बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।